ओमिक्रॉन दुनिया के लिए चिंता का सबब है, लेकिन इससे डरना नहीं है क्योंकि ये वेरिएंट बेहद संक्रामक जरूर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि डेल्टा की तरह घातक भी हो। यानी तीसरी लहर आई भी तो कहर नहीं बर पाएगी। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम सावधानी बरतें। ओमिक्रॉन के बारे में पूरी जानकारी अभी फिलहाल 2 हफ्ते बाद आएगी, तब पता चलेगा कि कोरोना ने जो नया रूप बदला है वो कितना खतरनाक है। लेकिन इस बीच दावा ये किया जा रहा है कि भारत में ये ज़्यादा असर नहीं दिखाएगा। किस आधार पर ये दावे हो रहे हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। कोरोना का नया वेरिएंट क्या महामारी की तीसरी लहर लाएगा? इस सवाल का जवाब फिलहाल पूरे यकीन से नहीं दिया जा सकता, लेकिन नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में जो जानकारी अभी तक मिली है उसके आधार पर दावा किया गया है कि भारत में अगर तीसरी लहर आई तो पहले की तरह घातक नहीं होगी। ये दावा है IIT के प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल का। अभी तक का जो डेटा आया है उसमें कि साउथ अफ्रीका में कम से कम ये नेचुरल इम्यूनिटी को बाईपास नहीं कर पाया है, और यदि ऐसा वास्तव में है और अगले कुछ समय में पता चलेगा, तब भारत के लिए ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि भारत में भी इस समय साउथ अफ्रीका में करीब 80% लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी आ चुकी है, भारत में भी आ चुकी है। प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल ने पहले भी कोरोना की पहली और दूसरी लहर को लेकर दावा किया था और उनका आकलन सही साबित हुआ था। हालांकि ओमिक्रॉन के बारे में अभी ठोस जानकारी नहीं है, फिर भी प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल का मानना है कि वैक्सीन के मुकाबले नेचुरल इम्यून सिस्टम नए वेरिएंट को मात देने में ज्यादा सक्षम है। भारत की 80% आबादी का नेचुरल इम्यून सिस्टम मजबूत हो चुका है, इसलिए ओमिक्रॉन का खास असर भारत पर नहीं पड़ेगा। क्या ये उनको फिर से इन्फेक्ट करने की इसमें क्षमता है, या वैक्सीन जिनको लग चुकी है उनको इन्फेक्शन देने की क्षमता है, ये अभी निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। अंदाज लगाया जा रहा है कि वैक्सीन खासतौर से जो स्पाइक प्रोटीन इस कोरोना वायरस का होता है उस पे आधारित वैक्सीन है, उनको शायद ये बाईपास कर सके, क्योंकि उसके स्पाइक प्रोटीन में बहुत सारे म्यूटेशंस हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक ओमिक्रॉन को समझने में जुटे हैं। इसके बारे में तस्वीर पूरी तरह 15 दिन बाद साफ होगी, लेकिन जो जानकारी है वो चिंता बढ़ाने के लिए काफी है। ये नया वेरिएंट पुराने वेरिएंट डेल्टा की तुलना में 7 गुना तेजी से फैल सकता है। आशंका जताई जा रही है कि ओमिक्रॉन के खिलाफ वैक्सीन पूरी तरह असरदार नहीं होगी। हालांकि साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर एंजेलिक क्वेटजी ने साफ कहा है कि नए वेरिएंट से घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उनके मुताबिक ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों में अभी तक मामूली लक्षण मिले हैं। किसी भी मरीज को अस्पताल में भर्ती नहीं करना पड़ा। जो युवा इससे संक्रमित हुए हैं उनको ऑक्सीजन या ICU की जरूरत तक नहीं पड़ी। The clinical picture at the primary healthcare level is that of mild disease. However, we're not saying that it's going to stay like this. It might change going forward. As for now, most of the patients that we are seeing are young people under the age of 40. Today, I have seen about 5, I think, positive so far, of which 3 are children 13 and younger, but they're not severely ill. And the 2 adults that I've also seen, young people, also not severely sick. एंजेलिक क्वेटजी ही नहीं बल्कि कई जानकार ये दावा कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन ज्यादा संक्रामक तो नहीं है, लेकिन डेल्टा की तुलना में ज्यादा जानलेवा साबित नहीं होगा। लेकिन जब तक कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, कोई भी दावा करना जल्दबाजी हो सकता है। मसलन क्या ओमिक्रॉन वैक्सीन को बेअसर कर देगा? क्या इससे दोबारा संक्रमण हो सकता है? We know that's highly unlikely. So because once this virus hits the unvaccinated patients with comorbidities and chronic diseases, that's when we're going to know what is actually happening. Yes, it is fast spreading. We're not denying the fast spreading of the virus. But the problem is going to lie in the severity. And for now, it's still too early to say how severe.
बहरहाल WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट से आगाह किया है। इसके बेहद संक्रामक होने की वजह से दुनिया के ज्यादातर हिस्से में इसके फैलने की आशंका है, लेकिन हमारा सुरक्षा कवच अगर मजबूत है तो नए वेरिएंट से नुकसान नहीं होगा। इसीलिए ओमिक्रॉन से घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हालांकि अच्छी इम्यूनिटी का ये मतलब नहीं कि हम कोविड प्रोटोकॉल का पालन ही ना करें। कोरोना के इस वेरिएंट की दस्तक के साथ ही हमें और ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट से होने वाले संक्रमण ने किसी को एक बार जकड़ लिया तो भारत में होने वाले RT-PCR से भी इसका पता नहीं चल पाएगा। भारत में होने वाला RT-PCR टेस्ट ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस के दूसरे वेरिएंट्स में फ़र्क करने में सक्षम नहीं है। हालांकि ऐसा दूसरे देशों में हो रहा RT-PCR टेस्ट के साथ नहीं है। वो ओमिक्रॉन वेरिएंट और दूसरे वेरिएंट्स जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा या फिर अब तक के सबसे घातक साबित हो चुके डेल्टा वेरिएंट में बखूबी अंतर कर सकता है। WHO यानी कि वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन ने यह भी साफ कर दिया है कि भारत की तुलना में कई देशों में हो रहे RT-PCR टेस्ट के जरिए ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाया जा सकता है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर दूसरे देशों में हो रहे RT-PCR टेस्ट से ओमिक्रॉन वेरिएंट से होने वाले संक्रमण का पता चल सकता है तो फिर हमारे देश में क्यों नहीं? विशेषज्ञ इसके पीछे भारत में RT-PCR टेस्ट में होने वाले इस्तेमाल में हो रहे केमिकल्स को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जो सिर्फ इस बात की पुष्टि कर पाते हैं कि कोरोना वायरस से कोई शख्स संक्रमित है या फिर नहीं। भारत में इस टेस्ट से ये पता नहीं चल पाता है कि मरीज कोरोना वायरस के किस वेरिएंट से संक्रमित है। इसीलिए नए वेरिएंट के बारे में सब कुछ पता करने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग का सहारा लिया जा रहा है। हाल में मिले पॉजिटिव मामलों के सैंपल्स की पुष्टि और संक्रामकता की ताकत जानने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग का ही सहारा लिया जा रहा है। हालांकि RT-PCR टेस्ट की तुलना में जीनोम सीक्वेंसिंग ज़्यादा समय लेने वाली, जटिल और महंगी प्रक्रिया है। बड़े पैमाने पर इस प्रक्रिया को अपनाना भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश के लिए बेहद मुश्किल है। लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए कि आखिर जीनोम सीक्वेंसिंग होती क्या है और इसके ज़रिए कैसे पता चलेगा कि कोरोना का कौन सा वेरिएंट किस हद तक खतरनाक है या फिर हो सकता है। तो सरल भाषा में अगर कहा जाए तो जीनोम सीक्वेंसिंग एक तरह से किसी वायरस का बायोडाटा होता है। कोई वायरस कैसा है, किस तरह का दिखता है और इसकी जानकारी जीनोम से ही मिलती है। हमारी कोशिकाओं यानी कि सेल्स के भीतर जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवंशिक पदार्थ होता है जिसे हम DNA और RNA कहते हैं। इन सभी पदार्थों को ही सामूहिक रूप से जीनोम कहा जाता है। एक जीन की तय जगह और दो जीन के बीच की दूरी और उसके आंतरिक हिस्सों के व्यवहार और उसकी दूरी को समझने के लिए कई तरीकों से जीनोम मैपिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है। जीनोम मैपिंग से ही पता चलता है कि वायरस के जीनोम में किस तरह के बदलाव आए हैं और पुराने वायरस से वो कितना अलग है। जीनोम सीक्वेंसिंग से कोरोना वायरस की उत्पत्ति, दवा बनाने, वैक्सीन विकसित करने, वायरस के टारगेट और वायरस को खत्म करने को लेकर कई अहम बातों का पता चल जाता है, जिससे उससे निपटने में मदद मिलती है। हालांकि भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा कम है। सिर्फ दिल्ली, हैदराबाद, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, पश्चिम बंगाल के कल्याणी और पुणे में जीनोम सीक्वेंसिंग करने वाली लैब्स मौजूद हैं। इस बीच सरकार ने जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। कोई भी यात्री अगर कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे फौरन आइसोलेट यानी कि अलग कर दिया जाएगा और उसके नमूनों को आगे एनसेकॉग लैब नेटवर्क में जीनोम टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। यात्रियों को पिछले 14 दिनों की अपनी यात्रा का पूरा विवरण भी देना होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में बताया कि देश में ओमिक्रॉन का फिलहाल कोई मामला नहीं है। कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी दुनिया के 14 कंट्री में पाया गया है और यहाँ उसका अभ्यास हो रहा है। इंडिया में अभी उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इस तरह से इस वायरस के संदर्भ में हमें सूचना मिली है, उसको देखते हुए एक एडवाइजरी भी डिक्लेयर की गई है। पोर्ट पर हमने भी देखरेख रखना शुरू कर दिया है। कोई भी ऐसे संदिग्ध केस है तो उसको तुरंत ही चेक करके उसको जीनोमिक सीक्वेंसेस भी करा रहे हैं
और आज के दिन में सारे प्रिकॉशन जो लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड क्राइसिस के दरमियान हमने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन हमें ओमिक्रॉन को लेकर बहुत सावधानी बरतनी है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए फिलहाल 2 ही हथियार हमारे पास मौजूद है। पहला, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना, और दूसरा वैक्सीनेशन। हालांकि अब भी तय नहीं हो पाया है कि ये दोनों ही हथियार इस महामारी के खिलाफ किस हद तक कारगर साबित हो सकते हैं। ये बात भी साबित हो चुकी है कि वैक्सीन 100% सुरक्षा नहीं दे पा रही, यानी कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोग भी इस वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वैक्सीनेशन की वजह से ही दुनिया भर में संक्रमण दर और मृत्यु दर में कमी आई है। फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, बायोटेक की वैक्सीन ने बहुत हद तक लोगों को सुरक्षा कवच दिया है। कोरोना वायरस की मौजूदगी के करीब 2 साल पूरा होने पर नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का संकट मंडरा रहा है। विशेषज्ञ इसे पूरी दुनिया के लिए तबाही मचाने वाले डेल्टा वेरिएंट से 7 गुना ज्यादा संक्रामक मानते हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन ही बचाव का एकमात्र रास्ता बचता है। तो सवाल यहाँ पर यह उठता है कि वैक्सीनेशन के लिहाज से हमारा देश यानी कि भारत कहाँ खड़ा है। हम आपको टॉप 5 ऐसे राज्यों के बारे में बताते हैं जहां चल रही वैक्सीनेशन की रफ्तार को आप एक उम्मीद के तौर पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले इन राज्यों में बारी आती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश, जहां अब तक 16 करोड़ 24 लाख से ज्यादा डोज लग चुके हैं, जिनमें पहली डोज करीब 11 करोड़ 22 लाख के पार जा चुकी है, जबकि दूसरी डोज का आंकड़ा 5 करोड़ 2 लाख के पार जा चुका है। उत्तर प्रदेश के बाद बात हम करेंगे देश के पश्चिमी राज्य यानी कि महाराष्ट्र की। यहां अब तक 11 करोड़ 42 लाख से ज्यादा टीके लग चुके हैं, जिनमें पहली डोज का आंकड़ा 7 करोड़ 42 लाख के पार जा चुका है, जबकि दूसरी डोज 3 करोड़ 99 लाख से ज्यादा हो चुकी है। महाराष्ट्र के बाद पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर 9 करोड़ 27 लाख से ज्यादा वैक्सीन लग चुकी है, जिनमें पहली डोज की संख्या 6 करोड़ 32 लाख से ज्यादा है, जबकि दूसरी डोज का आंकड़ा 2 करोड़ 94 लाख के पार कर चुका है। मध्य प्रदेश का जिक्र करते हैं, यहां भी वैक्सीनेशन का आंकड़ा 8 करोड़ 64 लाख के पार जा चुका है, जिसमें अगर पहली डोज की बात की जाए तो वो 5 करोड़ 11 लाख से ज्यादा के आंकड़े को छू चुकी है, जबकि दूसरी डोज भी 3 करोड़ 53 लाख से ज्यादा हो चुकी है। मध्य प्रदेश के बाद बिहार का जिक्र करेंगे। यहाँ भी वैक्सीनेशन की रफ्तार अच्छी है। बिहार में टीकाकरण का आंकड़ा 8 करोड़ 17 लाख के पार जा चुका है। पहली डोज 5 करोड़ 44 लाख लोग लगवा चुके हैं और दोनों ही डोज 2 करोड़ 72 लाख लोगों को लग चुकी हैं। हालांकि ये भी सच्चाई है कि देश की केवल 30% आबादी यानी कि करीब 45 करोड़ लोगों को ही वैक्सीनेशन की दोनों डोज मिली है, जबकि 56% आबादी यानी कि करीब 79 करोड़ लोगों को अब भी सिर्फ एक ही डोज लगी है। वैसे टीके के हिसाब से भले ही आंकड़ा आपको ज्यादा लग रहा हो, लेकिन आबादी के लिहाज से देखा जाए तो बहुत कम है। देश में करीब 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तारीख आने के बाद भी सेकेंड डोज नहीं लगवाई है। चौंकाने वाले आंकड़े हैं और ये केवल अक्टूबर महीने तक के ही हैं, जबकि ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के मामले लगातार मिलते जा रहे हैं और डर उनमें बिल्कुल भी नहीं है। जहां 3/4 आबादी किसी ना किसी वैक्सीन की दोनों डोज ले चुकी है, जबकि हमारे ये आंकड़े सिर्फ 30% तक ही हैं। अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, नेदरलैंड, इजराइल, जर्मनी के अलावा चीन में भी बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है, जबकि हमारे यहाँ बच्चों की वैक्सीन के लिए जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन ज़ाइकोव डी को अभी इजाज़त मिली है। बच्चों की वैक्सीनेशन ड्राइव अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, जबकि त्योहारी मौसम के बाद देश में शादियों का सीज़न भी चल रहा है और अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों में चुनाव भी होने हैं। इसी साल 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, कोरोना संक्रमण का सुपर स्प्रेडर साबित हो चुके हैं। तो ऐसे में वैक्सीनेशन ड्राइव को और रफ्तार देने की बहुत सख्त ज़रूरत है, जिसमें हमारे बच्चों का टीकाकरण भी शामिल है, ताकि उन पर ओमिक्रॉन जैसे नए वेरिएंट की वजह से कोई भी संकट न मंडराए। दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सरकार अलर्ट पर है।
एलएनजेपी अस्पताल में मरीजों को भर्ती करने का फैसला किया गया है और इसीलिए अस्पताल प्रबंधन ने खास तैयारियां कर ली हैं। अस्पताल में पहले से ही कोविड वार्ड बना दिया गया है। उन्हें अब कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित होने वाले मरीजों के लिए खोल दिया गया है। हालांकि दिल्ली में अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। एलएनजेपी अस्पताल के एमडी डॉक्टर सुरेश कुमार से हमने बात की। हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि हमें जो नया जो वेरिएंट है कोरोना वायरस का, जिसको ओमिक्रॉन कहते हैं, उसके इलाज के लिए, उसके निदान के लिए और उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें तैयारी करनी है। तो हमने अलग से 40 बेड्स की व्यवस्था हमने लोकनायक में की है, क्योंकि पहले भी हम यूके स्ट्रेन, साउथ अफ्रीका स्ट्रेन और ब्राजीलियन स्ट्रेन को यहाँ पे पेशेंट एडमिट, काफ़ी संख्या में एडमिट हुए, सारे ठीक होके गए। इसी तरह इस बार क्योंकि काफ़ी सारे जो कंसर्न है WHO की तरफ से भी और जो गाइडलाइंस एडवाइजरी जो जारी हुई है इंटरनेशनल ट्रेवलर्स के लिए लेके, उसको यदि कोई भी पेशेंट सस्पेक्टेड या कोई भी पेशेंट लक्षण के साथ आता है तो उसके लिए हमने अलग से एक वार्ड बनाया है और उसमें सारी फैसिलिटी हमारे पास उपलब्ध है। यदि किसी पेशेंट्स को कंफर्मेशन के लिए टेस्ट की आवश्यकता होगी तो उसके लिए भी हम हमारी जो लैब है, जीन सीक्वेंसिंग लैब है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ महीने पहले जिसका ओपनिंग किया था सेकेंड वेव के दौरान, तो उसका भी हम पूरा जो कैपेसिटी है वो बढ़ाने जा रहे हैं। साथ ही साथ कितना मेडिकल स्टाफ तैनात होगा, जो स्टाफ तैनात होगा उसकी ड्यूटी आप किस तरीके से लगाएंगे, क्योंकि ये भी ध्यान रखना होगा कि जो मेडिकल स्टाफ है वो भी कहीं इस वायरस की चपेट में ना आ जाए। निश्चित रूप से हम पूरा जो गाइडलाइंस है उसका पालन करते हुए डॉक्टरों को शिफ्ट में ड्यूटी लगाएंगे और क्योंकि अभी तो एक भी मामला सामने नहीं आया है तो हमने जो स्टाफ है वो रिजर्व में रखा हुआ है कि यदि आवश्यकता होगी तो हम तुरंत उसका ड्यूटी रोस्टर में 8-8 घंटे की हमारी ड्यूटी होती है, उसके अनुसार हम डॉक्टर, नर्सेज, टेक्नीशियन इन सब का ड्यूटी लगाएंगे। तो ओमिक्रॉन को लेकर महाराष्ट्र और मुंबई में ज्यादा चिंता है क्योंकि पिछले दिनों वहां बड़ी तादाद में लोग दक्षिण अफ्रीका से आए हैं। सरकार सभी की जांच करा रही है। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर IAS चहल ने बताया है कि नए वेरिएंट को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। 11 नवंबर से लेके ये 27-28 नवंबर तक करीबन 1126 लोग हैं, 1126 जो साउथ अफ्रीका से मुंबई में लैंड हुए हैं। जो ये सब डेटा हमने DCP इमिग्रेशन FRRO ऑफिस से लिया है, उसमें हमें एड्रेस वाइज, नेम वाइज सबका डेटा हमारे पास है और कल से हमने उनको ट्रेस किया है। उसमें करीबन 100 लोग मुंबई में हैं, बाकी MMR में हैं, बाकी रस्ट महाराष्ट्र में हैं। उनका सबका हमने उनको होम क्वारंटाइन किया है, उनका टेस्टिंग कर रहे हैं। उसमें भी अगर कोई कोविड पॉजिटिव पाया गया उसकी जीनोम स्टडी की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि इसमें इन्होंने आर द कैरियर्स ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट और नॉट। ताकि हम ये सब इसलिए कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होटलों में या कोविड सेंटर्स में, ताकि पब्लिक डोमेन में ये वायरस इंपोर्ट ना हो पाए। तो ये खबर दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम और आप बिल्कुल ढिलाई ना बरतें, अलर्ट हो जाएं। चलिए अब रुख करते हैं उस खबर का जिसे देखकर आपको खुशी होगी, गर्व भी होगा। सोशल मीडिया साइट ट्विटर का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं, लेकिन अब गुड न्यूज़ ये है कि भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ट्विटर के नए बॉस बन गए हैं। यानी गूगल के CEO सुंदर पिचाई की तरह ट्विटर की कमान भी अब भारतीय मूल के शख्स के हाथ में है। पूरी दुनिया में जिस एक नाम की आज सबसे ज्यादा चर्चा है वो नाम एक भारतीय का है। चर्चा इसलिए है क्योंकि भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ट्विटर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO बन गए हैं। पराग अग्रवाल अभी तक ट्विटर के CTO यानी मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी थे। बोर्ड ने उनको नया CEO चुना है। इस पद पर उन्हें करीब 7.5 करोड़ सालाना का पैकेज मिलेगा। इसके अलावा उन्हें बोनस के साथ शेयर यूनिट और प्रदर्शन आधारित स्टॉक यूनिट भी दिए जाएंगे। पराग अग्रवाल का ट्विटर का CEO बन जाना भारतीय मूल के अमरीकियों के लिए बेहद गर्व की बात है और जो हजारों भारतीय दुनिया भर में सिलिकॉन वैली में आकर सफलता पाने के सपने सजोते हैं, उनके लिए पराग अग्रवाल आज एक मिसाल बनकर खड़े हैं। अपनी काबिलियत की वजह से पराग अग्रवाल ने जो मकाम हासिल किया है उस पर हर भारतीय को गर्व है। लेकिन खास तौर पर IIT बॉम्बे के टीचर और छात्र पराग की कामयाबी पर खुश हैं। इसी कैंपस से पराग ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग करने के बाद पराग ने अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में PhD की। याहू और माइक्रोसॉफ्ट जैसे दिग्गज कंपनियों में भी काम किया। 2011 में ट्विटर से जुड़े और 2017 में कंपनी के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बनाए गए।
अपने पद से इस्तीफा देते हुए जैक डॉर्सी ने जो आखिरी चिट्ठी लिखी उसमें उन्होंने पराग अग्रवाल की जमकर तारीफ की। लिखा कि ट्विटर के सीईओ के तौर पर पराग पर मेरा भरोसा बहुत गहरा है। पिछले 10 साल में उनका काम बदलाव लाने वाला रहा है। वे अपनी स्किल, दिल और आत्मा से काम करते हैं, जिसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। ट्विटर ने पराग अग्रवाल को कमान सौंपी है तो उसकी वजह उनकी लगन और कंपनी के लिए हासिल की गई उपलब्धियां हैं। पराग अग्रवाल ने ट्विटर पर ट्वीट्स की अहमियत को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शानदार काम किया और इसलिए ट्विटर ने भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए नेतृत्व पराग को सौंपने का फैसला किया। अपने ट्वीट में पराग ने लिखा, दुनिया हमें इस समय देख रही है, बल्कि पहले से भी कहीं ज्यादा। कई लोगों के अलग अलग नजरिए और विचार होंगे क्योंकि वो ट्विटर और हमारे भविष्य की फिक्र करते हैं और इससे पता चलता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो मायने रखता है। आओ दुनिया को ट्विटर की पूरी क्षमता दिखाएं। सोशल मीडिया में ट्विटर की पहुंच और उसका असर क्या है ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन भारतीय मूल के लोगों की काबिलियत भी अब जग जाहिर है। सुंदर पिचई और सत्य नडेला की लिस्ट में अब पराग अग्रवाल का नाम भी शामिल हो गया है। उम्मीद की जा सकती है कि ये लिस्ट आगे और लंबी होती जाएगी। सविता पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जैक डॉर्सी ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर साल 2006 में ट्विटर की स्थापना की थी। वो इस कंपनी के सीईओ भी थे। हालांकि पहले भी 2008 से 2015 तक उन्हें सीईओ पद से हटाया गया था, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने पद छोड़ दिया है। वैसे कहा ही जा रहा है कि डॉर्सी एक फाइनेंशियल पेमेंट कंपनी स्क्वायर में टॉप एग्जीक्यूटिव है। सवाल उठ रहे थे कि क्या डॉर्सी एक साथ दोनों कंपनियों को लीड कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इसीलिए डॉर्सी ने ट्विटर के सीईओ का पद छोड़ दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि डॉर्सी के पद छोड़ने की खबर आते ही कंपनी के शेयर्स की कीमतें 10% तक बढ़ गई। दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क से लेकर भारत के दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा तक ने पराग अग्रवाल को बधाई देते हुए ट्वीट्स किए हैं। हालांकि आनंद महिंद्रा ने ट्वीट में कुछ ऐसा लिखा है जो अनोखा है और मौजूदा काल को बताने वाला साबित हो रहा है। पैट्रिक एलिसन, जो आयरिश कंपनी स्ट्राइप के सीईओ हैं, उनके ट्वीट के जवाब में आनंद महिंद्रा ने ट्वीट कर लिखा है, यहाँ एक ऐसी महामारी है जिसके बारे में हमें बताते हुए गर्व हो रहा है और खुशी हो रही है। इसकी उत्पत्ति भारत में हुई है। यहाँ भारतीय सीओ वायरस है और इसके खिलाफ कोई टीका नहीं है। पराग अग्रवाल के ट्विटर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए जाने के बाद टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने भी ट्वीट के जरिए उन्हें बधाई दी। मस्क ने लिखा है कि भारतीय प्रतिभा से अमेरिका को बहुत लाभ हुआ है। और सिर्फ पराग अग्रवाल ने ही भारत और 135 करोड़ भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा नहीं किया है, बल्कि इस फहरिस्त में और बहुत सारे नाम हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया में भारतीयों का डंका बजा है। इस वक्त दुनिया की 10 दिग्गज टेक कंपनीज की कमान भारतीयों के हाथों में है, जिनमें IIT खड़गपुर से पढ़े सुंदर पिचई, जो कि 2004 से गूगल और 2019 से अल्फाबेट की सीईओ है, और इसके साथ ही सत्य नाडेला 2014 से माइक्रोसॉफ्ट में सीईओ है। एडोब के चेयरमैन, प्रेसिडेंट और सीईओ शांतनु नारायण है, जो कि 2007 से कंपनी के सीईओ हैं। IIT कानपुर के छात्र रहे अरविंद कृष्णा 2020 में IBM के सीईओ बनाए गए थे। रेवती उद्वैत, उनका जिक्र करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है क्योंकि रेवती 2019 से फ्लेक्स में सीईओ की जिम्मेदारी निभा रही है। कुछ और कंपनियों के सीईओज का भी जिक्र करते हैं। जिम्मेदारी संभालने वाले भारतीय वहाँ पर शामिल हैं, जिनमें पोलो अल्ट्रो नेटवर्क के निकेश अरोड़ा भी शामिल हैं, जो BHU के छात्र रहे हैं। साल 2018 में निकेश ने बतौर सीईओ कंपनी ज्वाइन की थी। इसके अलावा साल 2008 से जयश्री लाल आरएसटा नेटवर्क की सीईओ की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। 2017 से वीडियो प्लेटफॉर्म वीमो के सीईओ की जिम्मेदारी अंजलि सूद के पास है, जबकि साल 2019 से गोडाली के सीईओ अमन भूटानी है, और इसी साल रघुराम को VMware कंपनी के सीईओ बनाया गया था। खास बात यह है कि टेक कंपनियों की कमान संभालने वाले ज़्यादातर लोग IIT के छात्र रहे हैं, लेकिन IIT के अलावा भी दूसरे संस्थानों से पढ़कर आने वाले अपनी काबिलियत के दम पर
दिग्गज टेक कंपनियों के सीईओ बने हैं। भारतीय टेक टैलेंट के टॉप पोजीशंस तक पहुंचने की वजह कितनी मजबूत है, इसका अंदाज़ा आप ग्लोबल स्टार्टअप से लगा सकते हैं। ये स्टार्टअप्स भारतीय टेक टैलेंट को अपने यहाँ लुभाने के लिए भारत को भी अपनी कारोबारी रणनीति में शामिल कर रहे हैं। पराग अग्रवाल भारतीय मूल के हैं, लेकिन ट्विटर के नए सीईओ के तौर पर सबसे बड़ी चुनौती उनको भारत में ही मिलने वाली है। नए आईटी कानून को लेकर सरकार और ट्विटर के बीच खींचतान कोई नई बात नहीं है। अब देखना ही होगा कि पराग अग्रवाल भारत में ट्विटर के लिए क्या रणनीति बनाते हैं। मैं मानता हूं कि पराग अग्रवाल और उनके एक प्रकार से जो नंबर 2 हैं वो भी भारतीय मूल की विजया जी हैं, जो पॉलिसी और लीगल हेड हैं ट्विटर के लिए। इनके लिए बहुत बड़ी टक्कर है इंडिया में, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से उनका भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकार, जिसमें दिल्ली के आम आदमी पार्टी की भी मिसाल हम दे सकते हैं, इनसे खिंचातनी और तनाव बना हुआ है। पराग अग्रवाल पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि भारत एक बड़े मार्केट के नाते भारत की जो व्यवस्था है और यहाँ जो प्रशासनिक तंत्र है उनके साथ समन्वय बैठ के ही ट्विटर की ग्रोथ इंडिया में हो पाएगी। ये सबसे बड़े चैलेंज उनके लिए होगी, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उनको ट्विटर को प्रॉफिट बढ़ाने के भी एक उन पे बहुत बड़ा प्रेशर रहेगा। आगे बढ़ते बात उत्तराखंड के संत समाज की, जिसे धामी सरकार ने दी है गुड न्यूज। उत्तराखंड सरकार ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री समेत उत्तराखंड के 51 हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में लाने वाले देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले का मतलब क्या है, ये हम आपको समझाएंगे। जिस खुशखबरी का इंतजार उत्तराखंड का संत समाज कर रहा था, वो आखिरकार मिल ही गई। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम के पुरोहितों की मांग पर विचार करते हुए देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का बड़ा ऐलान कर दिया। उत्तराखंड में इस बोर्ड के गठन के बाद से ही विरोध शुरू हो गया था। संतों की लंबे समय से मांग थी कि इस बोर्ड को खत्म किया जाए। राज्य में चुनाव करीब है, लिहाजा धामी सरकार ने इस मांग को मान लेना जरूरी समझा। पिछले दिनों देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों ने, तीर्थ पुरोहितों ने, हक हकूकधारियों ने और जो पंडा समाज के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने सभी से बात करी है, सभी के सुझाव आए हैं, सभी के विचार आए हैं। और इसके साथ साथ मनोहर कांत ध्यानी जी ने जो हमने उनके स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट हमको दे दी है। हमने सारे विचारों पर, सारे पहलुओं पर सारा विचार करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं। असल में देवस्थानम बोर्ड सरकार और साधु संतों के बीच खींचतान की एक बड़ी वजह बना हुआ था। 5 दिसंबर 2019 को देवस्थानम बोर्ड विधायक पास हुआ था। 24 फरवरी 2020 को देवस्थानम बोर्ड का सीईओ नियुक्त हुआ था। इस बोर्ड के गठन के जरिए 51 मंदिरों का नियंत्रण राज्य सरकार के पास आ गया था, जिसमें 4 धाम यानी केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ का नियंत्रण सरकार के पास आ गया था और इसीलिए बोर्ड का विरोध शुरू हुआ। खास तौर पर तीर्थ पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की थी। इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे का भी विरोध किया गया था। यानी उत्तराखंड में मांग लगातार तेज हो रही थी कि राज्य सरकार कृषि कानूनों की तरह ही देवस्थानम बोर्ड पर भी फैसला ले। इस बोर्ड को बनाने के पीछे सरकार की दलील थी कि लगातार बढ़ रही यात्रियों की संख्या और उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण जरूरी है। जबकि संत समाज का कहना था कि सरकार इस बोर्ड की आड़ में मंदिरों पर उनके हक को समाप्त करना चाहती है। दूसरी तरफ सरकार का दावा था कि सरकारी नियंत्रण में बोर्ड मंदिरों के रखरखाव और यात्रा के प्रबंधन का जिम्मा लेगा, जिससे उत्तराखंड का विकास होगा। लेकिन साधु संतों का कहना था कि अभी तक मंदिरों के पुरोहित ही सारा प्रबंधन देखते आए हैं। ऐसे में मंदिरों के चढ़ावे से लेकर दान तक सब उन्हें ही मिलता था, जो कि बोर्ड बनने से सरकार के हाथों में चला जाएगा। लेकिन आखिरकार सरकार ने साधु संतों की दलील मान ही ली।
और वही सरकार 2 साल बाद जो है एक्ट को वापस लेती है, तो निश्चित रूप से आज चारों धामों के तीर्थपुरोहित, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एवं यमुनोत्री के तीर्थपुरोहितों, पुजारियों और इन मंदिरों से जुड़े हकूक़दारियों के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। और इसके लिए मैं जो हूँ पुष्कर सिंह धामी जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। सरकार के बोर्ड को खत्म करने के फैसले से संत समाज में खुशी की लहर है और इस फैसले से सरकार ने ये भी बता दिया कि उत्तराखंड सरकार संतों के साथ खड़ी है। श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अच्छी और सच्ची खबरों का सिलसिला जारी है, बस रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।